इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक कॉम्पिटिटिव फर्म या एक फर्म जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहा है वो क्या सप्लाई करेगा। और हमें पता है कि सप्लाई तो एक कर्व होता है, इसमें कितनी क्वांटिटी बाज़ार में इस फर्म के द्वारा बेची जाएगी ये एक प्राइस के फंक्शन के द्वारा लिखा जाता है। तो हम देखेंगे कि एक फर्म कितना क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार है विभिन्न प्राइसेस पे। और ऐसी बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम करेंगे दो कारणों से। एक तो हम रिवाइज कर लेंगे, दूसरा हम सेट हो जाएंगे जो बातें आगे करना चाहते हैं। एक सिलसिला बन जाएगा, एक सिलसिलेवार ढंग हमें मिल जाएगा जिसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी फर्म जो बाजार में ऑपरेट कर रहा होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो जाएगा वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और अगर P एक यूनिट का प्राइस है और टोटल Y यूनिट्स बेचा जा रहा है तो टोटल रेवेन्यू PY हो जाएगा और जो कॉस्ट है वो C ऑफ Y हो जाएगा। और हमें यहाँ मैक्सिमाइज करना है Y के सापेक्ष में। हम पहले भी कर चुके हैं, अगर Y पे अगर हमारा प्रॉफिट जो है Y उत्पाद पे हमारा प्रॉफिट है PY माइनस CY, तो y प्लस डेल्टा y पे हमारा प्रॉफिट होगा py प्लस डेल्टा y एंड cy प्लस डेल्टा y। तो हमारे रेवेन्यू में हम देखें कि हमारे रेवेन्यू में जो बदलाव आ रहा है वो p डेल्टा y है, हमारे कॉस्ट में जो बदलाव आ रहा है वो cy प्लस डेल्टा y माइनस cy है। तो अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें डेल्टा y से तो हमें p मिलता है और यहाँ हमें मिलता cy प्लस डेल्टा y माइनस cy डिवाइडेड बाय डेल्टा y। और इसी को तो हम डिफाइन कर रहे हैं एज ए मार्जिनल कॉस्ट। सो ये हमें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिलता है और ये यहाँ पे p मिलता है। अगर p मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है तो हमें और प्रोडक्शन बढ़ाने में फ़ायदा है। p अगर मार्जिनल कॉस्ट से छोटा है तो हमें प्रोडक्शन कम कर लेना चाहिए। और p हमें हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है उतना ही हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। तो हमें ऑप्टिमैलिटी की क्राइटेरिया मिल जाती है, वो है P इज इक्वल टू MCY, जो कि हम दो बार पहले कम से कम निकाल चुके हैं। एक बार जब हम एडहॉक तरीके से सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, दूसरे बार जब हम प्रोड्यूसर के थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से हमारा ये रिवाइज हो गया और ये हमें कर्व कुछ इस तरह से मिल जाता है। अगर y एक्सिस पे अगर हम MCY करें और यहाँ पे y करें तो हमें कर्व कुछ इस जैसा मिल जाता है। और MCY को हम P से भी रिप्लेस कर दे सकते हैं, तो Y वर्सेस P का भी एक हमें सेम कर्व मिल जाता है और यही हमारा सप्लाई फंक्शन है। तो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, बट इसी डिस्कशन को अब हम आगे ले जाएंगे कि भाई जब हम मैक्सिमाइज कर रहे थे, है ना, y के सापेक्ष में, तो हमने ये नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे हमने कहा कि हम कुछ तो प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अगर हम सही में कंसर्न हैं इन चीज़ों के लिए तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि जो ऐसा तो नहीं है कि हम जीरो प्रोडक्शन करते तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता, है ना। तो उस बात का ध्यान देने का ज़रूरत है, एक ये बात ध्यान देंगे। दूसरा हमने देखा है, दूसरी बात जो हमने देखा है, हमने कभी कभी मार्जिनल कॉस्ट कर्व प्लॉट किया है। यहाँ पे तो मैंने जब बनाया शुरू में एडहॉक तरीके से बनाया तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व के बारे में हमने बात की। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो। पुराने वीडियोस में हमने एक ऐसा कुछ कर्व बनाया था मार्जिनल कॉस्ट का, है ना। क्या करेंगे जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहीं घट रहा हो, तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पहले ध्यान देते हैं कि क्या होगा जब मार्जिनल कॉस्ट घट रहा होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ रखा इस ग्राफ में कि मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है और फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो
ये जो डिस्कशन होगा उसको हम इसी ग्राफ के सापेक्ष में करेंगे और उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने कह दिया कि P वर्सेस Y वर्सेस P जो होगा, Y जो है x एक्सिस पे और P जो है Y एक्सिस पे, तो हमें सप्लाई कर्व मिल जाएगा। तो मान लीजिए इस कर्व में यहाँ पे हम ले लें ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कि P हमारा ऐसा हो, यहाँ पे हो, तो हम कौन सा वाला लें, क्वांटिटी Y1 लें या Y2 लें? Y2 जो है Y1 से बड़ा है, कौन सा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहिए? यहाँ तो हमने कह दिया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से कि P इज इक्वल टू MC/Y, तो बट यहाँ 2Y के लिए हम P जो है सो MC ऑफ Y के बराबर है, सो कौन सा वाला ले? तो इस बात का ध्यान देने का जरूरत है। अब देखें कि Y1 पे क्या हो रहा है। प्रोडक्शन जब है Y1 से बढ़ता है तो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट घट गया, मार्जिनल कॉस्ट घट जाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि अगर Y1 की जगह प्रोडक्शन हम Y1 प्लस 1 कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन से हमारे रेवेन्यू में P का इजाफा होगा, P बढ़ोतरी, एक और यूनिट बेचेंगे उसका प्राइस P है तो P रेवेन्यू बढ़ जाएगा, है ना। कॉस्ट में कितना बढ़ोतरी होगा, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने पे हमारा कॉस्ट जो है सो मार्जिनल कॉस्ट जो Y प्लस 1 होता है उतना बढ़ जाएगा, तो Y प्लस 1 कुछ इधर आएगा और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निसंदेह P से कम है ना, P से इतना कम है, ब्लू बार से दिया गया है, इस ब्लू बार से इसको बड़ा कर दें तो इस ब्लू बार के करीब जो है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट Y प्लस 1 पे ये जो है P से छोटा है। तो प्रॉफिट में, लाभ में P माइनस MC Y प्लस 1 की बढ़ोतरी होगी, तो निसंदेह ही Y1 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में जाने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। हम Y2 पे देखें क्या होता है, Y2 से अगर हम एक बढ़ा दे या एक घटा दे, दोनों देखेंगे कि क्या होगा। Y2 से अगर एक यूनिट बढ़ा दें तो हमें अगेन रेवेन्यू में P का इजाफा होगा, एक यूनिट और बेचेंगे तो, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जा रहा है P से, तो अगर आउटपुट हम बढ़ा देंगे एक यूनिट से तो प्रॉफिट में तो P का इजाफा होगा, लेकिन कॉस्ट में MC/Y2 प्लस 1 का इजाफा होगा, और ये जो है MC/Y2 प्लस 1 ये P से ज़्यादा है और इसलिए प्रॉफिट बढ़ने की बजाय घट जाएगा। ये ग्रीन बार जो है ये प्रॉफिट में घटने, इतने यूनिट से प्रॉफिट घट जाएगा। अब Y2 से अगर हम कम करते हैं तो देखें प्रॉफिट का क्या होता है। Y2 से कम करने पे अगेन देखते हैं कि MC2 घट जा रहा है, ठीक है, हमें अब P प्रॉफिट कम मिलेगा, एक यूनिट कम बेचेंगे तो P प्रॉफिट कम P रेवेन्यू, सॉरी प्रॉफिट नहीं, P रेवेन्यू में जो कमी आएगी वो P से बताया जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट जो वहां पे है इस नंबर पे Y2 माइनस 1 पे वो P से कम है, तो फिर हमारा प्रॉफिट घट जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो है सो Y2 पे मैक्सिमाइज हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी हमें ये कर्व मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और उसको प्रॉफिट के लेवल पे, सॉरी प्राइस के लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दो जगह कट करता है, तो हम उस पॉइंट को लेना है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग हो, ऊपर की तरफ जिसका ढलाव हो, ना कि नीचे की तरफ जिसका ढलाव हो। नीचे की तरफ ढलाव होने से क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, जैसे ही एक यूनिट और प्रोड्यूस किए प्रॉफिट आपका बढ़ गया, लेकिन जहां मार्जिनल कॉस्ट का ढलाव ऊपर की तरफ है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है और इस लेवल पे आपका प्राइस जो है वो आपके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो अगर एक यूनिट और प्रोड्यूस किए, प्राइस तो आपके कंट्रोल में है नहीं, हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में P तो फिक्स ही है, उतना ही P मिलेगा, लेकिन अब प्राइस कॉस्ट जो है सो ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। घटाने में मार्जिनल कॉस्ट घट जा रहा है,
लेकिन रेवेन्यू भी ज़्यादा से घट जा रहा है क्योंकि घटाने पे आपका पी मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा आ रहा है। आइए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा भी देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, उसको समझ ले। मान लीजिए एक फर्म है, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रही है और उसको हमेशा पी जो है सो 66 ही मिलता है ना, यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड है। और हम कह लें कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है इस फर्म का कुछ ऐसा दिखता है 2 + y - 10 स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये हमारा 2 के बराबर होगा, है ना, और यहाँ पे y 10 हो जाएगा। 10 जब होगा यहाँ पे y तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट 2 हो जाएगा। और ये 0 पे ये आपका 102 के बराबर है और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। और P 66 है तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, P 66 दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। हम सॉल्व करके निकाल ले सकते हैं कि P = mcy। तो ये 66 है, ये है 2y - 10 स्क्वायर। तो इससे हमें मिल जाएगा y जो है, y - 10 जो है ये +-8 के बराबर होगा, क्योंकि 2 को इधर ले जाइएगा ये 64 होगा। 64 मिलेगा y - 10 के स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा y - 10 और यहाँ पे +-8, दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आता है। तो y आपको या तो 2 मिलेगा और y आपको 18 मिलेगा। तो यहाँ पे y आपका 2 हो गया, यहाँ पे y आपका 18 हो गया। कहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए? अब देखें y 18 पे, y 18 से आप 19 गए, है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है सो क्या 18 पे, तो हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है सो 66 है। कैसे? आप 18 - 10 बचा 8, 8 का स्क्वायर किए 64 और 2 जोड़ दिए तो 66। 19 पे क्या होगा? 19 - 10 9 हो गया, 9 को स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो गया और 81 2 83 हो गया। तो जैसे ही 18 से 19 गए आपका रेवेन्यू जो है सो 66 से बढ़ा क्योंकि वो प्राइस है, लेकिन आपका कॉस्ट जो है सो 83 से बढ़ा। तो आपके प्रॉफिट में, आपके बचत में, लाभ में 17 की कमी आ जाएगी। तो क्या फायदा है, नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर आप 18 से 17 पे आते हैं तो क्या होगा? 18 से 17 पे आते हैं तो आपका रेवेन्यू जो है सो 66 से घट जाएगा, 1 यूनिट कम बेचेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा वहां पे? देखिए 17 - 10 तो 7 बचा, 7 को स्क्वायर किए 49 हुआ, 49 2 51 हुआ। तो रेवेन्यू में 66 की कमी आई, मार्जिनल कॉस्ट में 51 की कमी आई, तो आपका प्रॉफिट जो है सो 14 यूनिट से घट गया। तो सबसे अच्छा तो 18 पे ही है ना। 2 पे देख लीजिए क्या होगा। 2 से जैसे ही आप 3 पे जाइएगा, 2 पे तो ऑफ कोर्स 2 पे आपको P 66 मिल रहा है, 2 से 3 पे जाइएगा तो रेवेन्यू जो है सो 66 से बढ़ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा? 3 - 10 तो बचा 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 हो गया और ये 2 कर दीजिए 49 और 2 51 हो गया। सो 2 से अगर आप 3 पे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट 66 - 51 15 यूनिट से बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा 2 पे, हम कह सकते हैं कि 2 पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, हमारा 18 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कब प्राइस वाला जो लाइन है 2 जगह मार्जिनल कॉस्ट को कट करेगा, इसके नीचे तो एक बार भी कट नहीं करेगा। जहां से डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट शुरू होता है वहां पे 2 बार कट करना ही है इसको, उसके बाद एक ही बार कट करेगा। और जहां भी 2 बार कट करेगा तो ऑप्टिमाइजेशन अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट पे हो रहा है, ऊपर की तरफ जहां वक्र जा रही है वहां पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम P = mcy अधिकतमीकरण का जो क्राइटेरिया निकालते हैं उसमें हम आगे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और वो जरूरत है कि हम MC कर्व तो लेंगे सप्लाई के लिए, लेकिन
ऊपर की तरफ ही ढलाव वाला MC कर्व लेंगे। अगर हमारा, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा MC कर्व ऐसे आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ही है और इसके नीचे हमारा जीरो सप्लाई है ना, इसको कह सकते हैं हमारा जीरो सप्लाई है। तो हमारा कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, पहले जीरो रहेगा कुछ लेवल पे और उसके बाद हमारा अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट होगा। तो हमें सप्लाई कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व से तो मिल रहा है, लेकिन हम हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व का लेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, इनफैक्ट यही वाली दूसरी बात थी, पहली बात हमने की नहीं है कि जीरो पे क्या होगा, ये भी हमें देखने और समझने की जरूरत है। तो आइए इसको देखते हैं। तो अगर हम जीरो कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा PY तो जीरो हो जाएगा। हमारा C ऑफ Y क्या होगा, C ऑफ Y को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे हम निकालना चाहें तो बाय डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो होता है, सो हमारा टोटल कॉस्ट जो है सो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। इसको ऐसे समझें कि हमने एक फर्म बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास एक मैनेजर है, एक मैंने रूम लिया हुआ है जिसका रेंट देते हैं। अब हम कुछ करें या ना करें, प्रोड्यूस करें या ना करें, उस मैनेजर को तो सैलरी देना ही है, उस रूम के लिए रेंट तो देना ही है। तो ये सब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये हमें लगेगा ही, है ना, ये हमें खर्च करना ही पड़ेगा। तो अगर हमारा जीरो पे अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये हो गया माइनस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर, है ना, ये जीरो पे। और जहां पे हम ऑप्टिमाइज करके निकाले हैं वहां पे मान लीजिए ये हो जाए PY माइनस CY, और इसको आगे भी हम लिख सकते हैं, CY को फिर तोड़ देंगे, माइनस FC एंड VCY, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। हम कुछ नहीं प्रोड्यूस करेंगे अगर माइनस FC जो है हमारा PY माइनस FC माइनस VCY से बड़ा हो। क्या ये कह रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन है, बट अगर यही वाला टर्म, पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म से ज्यादा बड़ा है तो ये अच्छा है हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करें। हम क्यों प्रोड्यूस करें, खास करके शॉर्ट रन में हम क्यों प्रोड्यूस करें। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा FC और FC दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, उससे हमारा मिल जाएगा कि VCY इज ग्रेटर देन PY। इससे हमें मिल जाएगा VCY डिवाइडेड बाय Y इज ग्रेटर देन P, और VCY को हम Y से डिवाइड करें तो क्या मिलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट Y पे। तो कहने का मतलब है कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्राइस से ज्यादा हो तो हमें कुछ नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। और चूंकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं तो अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है मैं आपको एग्जांपल दूं कि लॉन्ग रन में हमारा रिजल्ट डिफरेंट हो, शॉर्ट रन में हमारा रिजल्ट डिफरेंट हो। मान लीजिए आप शिमला में हैं और एक होटल चलाते हैं, आपका फर्म होटल चला रहा है और जाड़े के समय जब शिमला में बर्फ़ गिर रही है, आप फर्म चलाएं या नहीं चलाएं, क्योंकि आपको अगर वहाँ पे मैनेजर रख रखा है तो उसे तो कुछ ना कुछ पैसे देने ही होंगे, उसकी मंथली सैलरी है वो देने ही होंगे। लेकिन क्या होटल खोल के रखें या बंद करके रखें, ये देखने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन में कम से कम आप वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर लें, आपका जो परिवर्तनशील कॉस्ट है वो तो आ जाना चाहिए। अगर परिवर्तनशील कॉस्ट भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ भी ना प्रोड्यूस करें, दुकान अपनी बंद कर दें, फर्म अपनी बंद कर दें। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट वाई इज ग्रेटर देन पी तो अच्छा है कि अपने फर्म को बंद कर दें।
इसको हम लोग कहते हैं शट डाउन कंडीशन। मैं लिख दूं इसको, इसको इंग्लिश में कहते हैं शट डाउन कंडीशन। इसको ये भी कह सकते हैं हिंदी में बंद करने की जरूरत की शर्त, और जरूरत जो भी आप समझ लें, बंद करने की शर्त। अब इसको हम ग्राफ में कैसे देखेंगे, आइए उसको भी सीखते हैं। तो अब इसको हम ग्राफ में कैसे देखेंगे, पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकाल लें, सबसे पहले हमने बात किया था कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व पता हो जाए, हमने ऐसे बात की थी कि रफली बात कर ली थी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर हमें पता हो जाए तो हमें सप्लाई फंक्शन पता हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू MC/Y। बट अभी हमने दो बातें सीखी हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो हम अपनी समझ को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले जो बात की वो गलत है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इन जनरल ये चीज़ सही होगा, बट कुछ कंडीशन में गलत हो सकता है। तो उन कंडीशंस को भी हमने समझ लिया है, अब उससे हम आगे ग्राफ में देखेंगे। हमने जस्ट पहले के वीडियो में देखा था, हमने ड्रॉ किया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हमें कुछ ऐसा मिला था, हमने मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसा किया था, ये शार्प टर्न नहीं है, मेरा पुअर ड्राइंग है। इसके बाद हमने कहा था कि जो कहिए एवरेज कॉस्ट कर्व, हमने कुछ ऐसे बात की थी, और मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे कह दें ये जो है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और लाल वाला जो है सो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। ठीक है, अब हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, पहला वाला जो इशू डिस्कस किया था कि हम जब सप्लाई फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट को ही देखना, अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ही देखना है। तो वहां से हमें मिल गया कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसा हो जाएगा, ऐसा। बट अभी उसके बाद हमने देखा कि हमारा प्राइस जो है वो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से छोटा है तो हमें शट डाउन कर देना चाहिए। शॉर्ट रन में हमें कुछ प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, वाई को 0 कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं डिफरेंट लेवल पे, अगर हमारा P यहाँ पे हो तो ऐसे हमें मिलेगा। तो पहले वाले से हम कहेंगे कि हम सप्लाई, अगर P ये है, P मान लीजिए इसको 0, तो सप्लाई Y0 कहें। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि Y0 जो हमने लिखा है ना, Y0 जो हमने लिखा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है Y0 पे ये P से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे है, ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी टोटल अर्निंग जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट Y0 पे मल्टीप्लाइड Y0, सो वेरिएबल कॉस्ट Y0 के बराबर है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको लगेगा ही, आप प्रोड्यूस करें या नहीं प्रोड्यूस करें। और टोटल रेवेन्यू आपका आ रहा है PY0, और बड़ा ही क्लियर है कि VCY0 जो है सो PY0 से ज्यादा है। तो कॉस्ट आपका ज्यादा है आपके रेवेन्यू से, है ना। तो निसंदेह ही आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आपको फिक्स्ड कॉस्ट को भूल भी जाइए तो आपको कम से कम इतना लॉस हो रहा है। तो ऐसे हाल में तो प्रोडक्शन नहीं ही करना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमको ये भी देखना होगा, पहले से हमने सीखा, पहली डिस्कशन से सीखा कि अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट, ऊपर की तरफ ढलाव पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेंगे, कॉस्ट कर्व। दूसरे से हम सीख रहे हैं, दूसरी बात से, कि हम सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग तो लेंगे ही, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग में भी
पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कि दैट लाइज above एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो हम वही सीमांत लागत के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए वाला कर्व का पार्ट लेंगे और वो पार्ट जो कि आपके औसत परिवर्तनशील लागत के कर्व से ऊपर हो। इसका मतलब अब ग्रीन वाले को भी हमें रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। हम कहिए फिर से जो है ना, अब हम ये ऑरेंज कलर ले लेते हैं और यहाँ पे आपका ये पार्ट ही आपको मार्जिनल कॉस्ट, यही मार्जिनल कॉस्ट का ये वाला पार्ट ही आपको सप्लाई कर्व देगा। और इसके नीचे अगर आप आ जाइए तो यहाँ पे आपका सप्लाई ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं यहाँ पे हम प्राइस ले ले, ये प्राइस रहा तो ये भी जो है आपके वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है। आपका वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है और आपका पी यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी आप कोई सप्लाई नहीं करेंगे। तो आप मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर बढ़ता हुआ वाला पार्ट लेंगे जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लाई करता है ना। और इससे हमें अब अच्छी तरह से सप्लाई कर्व पता चल गया। ये अगर मैं फिर से बोल दूं, P इज इक्वल टू, जहां पे भी हम सप्लाई कर्व ले रहे हैं वहां पे P इज इक्वल टू MC/Y होगा। ये हमेशा सही है, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि जहां पे भी हम सप्लाई कर्व ले रहे हैं ये वाली बात सही होगी। लेकिन जहां कहीं भी ये वाली बात सही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां हमें सप्लाई कर्व मिल जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं इस पोर्शन में और इस पोर्शन में हमें सप्लाई कर्व नहीं मिल रहा है ना। सो ये नेसेसरी कंडीशन है, एक तरह से सफिशिएंट नहीं है। ये जरूरी है कि PMC के बराबर हो, लेकिन अगर PMC के बराबर भी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें सप्लाई कर्व मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। धन्यवाद।